हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर बाय प्रीतम पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी का जो क्लास 6 से 12 तक का नया बुक आया है ड्यूटेरिया के द्वारा, ऑल आउट, इसका हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं, जिसमें कि आज हम लोग क्लास 6 का जो इतिहास का क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें कि हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सुलेमान और किरथड़ पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो सुलेमान और किरथड़ पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में, म्यांमार में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में। सुलेमान और किरथड़ पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे कि सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा? ईरानी तथा यूनानी ने, या फिर रूसी ने, मेसोपोटामिया वासी ने, या फिर अरब वासी ने। तो सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम कहा था किसने? ईरानी तथा यूनानी ने। ईरानी तथा यूनानी ने ही सबसे पहले ईरानी तथा यूनानी ने ही सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा और इस नदी के पूर्व के क्षेत्र को इंडिया कहा गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में, तमिल भाषा में, या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से सभी। पांडुलिपियों को संस्कृत में, प्राकृत में, तमिल में, तीनों में लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, क्यों? क्योंकि बड़े आकार के कारण, या फिर समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण? इसका आंसर क्या होगा? केवल फर्स्ट होगा, केवल सेकेंड होगा, केवल सेकेंड और फर्स्ट दोनों होगा, या फिर ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड होगा? तो भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि वो बड़े आकार के कारण और समुद्री पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण भारत को उपमहाद्वीप की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 कि पांडुलिपियों को क्या महत्व है? पांडुलिपियों का क्या महत्व है? प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा दी हुई है इसमें, या फिर राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति है, या फिर धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा है, स्तंभ लेखों के अध्ययन में? तो ऑप्शन ए है केवल 1 और 4, केवल 1, 2, 3। ऑप्शन सी है केवल 1, 2, 4, और ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा भी दी हुई है, राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति भी है इसमें, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा भी हुई है, और स्तंभ लेखों के अध्ययन का भी इसमें चर्चा दी हुई है। आगे हम लोग प्रश्न नंबर 6 पे जाएंगे। बुर्जहोम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है कि बुर्जहोम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। कथन 2 है पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। कौन सा सही है ऑप्शन? ऑप्शन ए में है केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी है केवल सेकेंड, ऑप्शन सी है फर्स्ट और सेकेंड दोनों, ऑप्शन डी है ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। बुर्जहोम के में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। प्रश्न नंबर 7, संभावित रूप में सबसे पहले मनुष्यों द्वारा कहाँ गेहूँ, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना प्रारंभ किया गया? हड़प्पा में, लोथल में, मेहरगढ़ में, या फिर भीमबेटका में?
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में सबसे पहले मनुष्यों द्वारा गेहूं जौ उगाना प्रारंभ हुआ था और भेड़ बकरी पालना प्रारंभ किया गया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 पे आएंगे। तो 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे? ऑप्शन ए है पेड़ पौधों के काटने के कारण, ऑप्शन बी है उपजाऊ भूमि के कारण, ऑप्शन सी है कृषि की अधिकता के कारण, या फिर ऑप्शन डी है जलवायु परिवर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जलवायु परिवर्तन के कारण 12,000 साल पहले घास वाले मैदान बनने लगे थे। उसके बाद है प्रश्न संख्या 9। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है औजार पॉलिश किए जाते थे। कथन 2 है इस अवधि में औखल और मुसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकेंड, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। औजार पॉलिश किए जाते थे और इस अवधि में औखल और मुसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रारंभिक मानव आखिर तक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? ऑप्शन फर्स्ट है कि एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, शिकार ढूंढने के कारण, मवेशी का चारा ढूंढने के लिए, या फिर मौसम बदलने के कारण। तो प्रारंभिक मानव आखिर तक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमने जाते थे? इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, एक जगह रुके कारण वहाँ के फल वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, शिकार ढूंढने के कारण एक जगह से दूसरे जगह शिकार ढूंढने के लिए जाते थे, मवेशी का चारा ढूंढने के लिए, मौसम बदलने के कारण। ये सभी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट क्या है? इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। कथन 2 है पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। कथन 3 है इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन बी में है सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन सी में है केवल फर्स्ट, या फिर ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, केवल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया, मुहरों, लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया, या फिर कच्चे माल का आयात घट गया, या फिर नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। तो हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? इसका कूट है केवल फर्स्ट सेकेंड थर्ड, केवल फर्स्ट सेकेंड, केवल फर्स्ट और थर्ड, केवल फर्स्ट और थर्ड के बाद ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया, मुहरों, लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया, कच्चे माल का आयात घट गया, नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। अब हम लोग प्रश्न संख्या 13 पे जाएंगे।
प्रश्न संख्या 13 है कि हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। वस्तु एक तरफ दिया हुआ है और दूसरी तरफ आयात स्थान दिया हुआ है। पहला है कि तांबा, तांबा को अफगानिस्तान, राजस्थान, कर्नाटक कहाँ से आयात किया जाता था। टीन को कहाँ से आयात किया जाता था। सोना को कहाँ से आयात किया जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट का बी, तांबा राजस्थान से, टीन अफगानिस्तान से और सोना कर्नाटक से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई। नदियों के सूखने के कारण, जंगलों के विनाश होने के कारण, चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण या फिर शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। सही कथन को चुनना है। ऑप्शन फर्स्ट में है कि फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ, ये सही है। ऑप्शन बी में है कि केवल फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, ये सही है। या फिर ऑप्शन सी में है केवल फर्स्ट और फोर्थ, या फिर ऑप्शन डी में है सभी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सभी। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने नदियों के सूखने का कारण बताया, जंगलों के विनाश होने के कारण बताया, चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण, शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है। तो महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? कालीबंगन में, हड़प्पा में, लोथल में, मोहनजोदड़ो में। कौन सा कूट सही है? कहाँ कहाँ से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और थर्ड, कालीबंगन से और लोथल से, ये दो जगह है जहाँ से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? उसके पास विशाल स्नानागार थे, अन्नागार था, योजनाबद्ध नगर निर्माण हुआ था, पकाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ था, क्या हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट में है पहला और दूसरा, बी में है पहला, दूसरा, चौथा, सी में है पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर ऑप्शन डी सभी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मतलब कि हड़प्पाई नगरों की विशेषता क्या थी कि यहाँ पर विशाल स्नानागार भी था, यहाँ पर अन्नागार भी था, यहाँ पर योजनाबद्ध नगर निर्माण भी हुआ था और पकाई गई ईंटों का प्रयोग भी हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनाम गांव के प्राचीन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? यह घोर नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो भीमा नदी की एक सहायक नदी है। कथन 2 है कि इस स्थल पर लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व प्राचीन मानवों का निवास था। या फिर कथन 3 है, इस स्थल पर दफनाने की सामान्य प्रथा के अंतर्गत वयस्कों को जमीन में सीधा लिटाया जाता था, जिनमें उनका सिर दक्षिण दिशा की ओर होता था। कौन सा कथन सही है? सही कथन का चुनाव करना है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट और सेकेंड। यह घोड़ नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो भीमा नदी की एक सहायक नदी है और इस स्थल पर लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व प्राचीन मानवों का निवास था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट और सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? उन्हें उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता था? उन्हें राजा बनने का स्वतः अधिकार प्राप्त था? उन्हें उनके काम के लिए ऊंची मजदूरी दी जाती थी? उन्हें कठिन काम करने से छूट प्राप्त थी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा उन्हें उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में दासों को उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। कथन पहला है कि राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी, और कथन 2 है कि राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। कौन सा ऑप्शन सही है? क्या कथन दोनों सही है, या पहला सही है, या दूसरा सही है, या दोनों में से कोई नहीं है? क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 में से कोई भी सही नहीं है। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति नहीं थी और राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। ये बात गलत है। मतलब कि ऋग्वैदिक काल के दौरान कार्य संपादन के संदर्भ में 2 वर्गों का निर्माण हुआ। पहला पुरोहित थे, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा गया, और जो विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करवाता था, और दूसरा वर्ग राजाओं का था। और इन राजाओं के पास ना तो राजधानी नगर थे, ना महल और सेनाएं थी, और ना ही वे एक कर एकत्र कर सकते थे। सामान्य रूप से राजा का पुत्र राजा नहीं बन सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापाषाण में मृतकों को विशिष्ट बर्तनों से दफनाया जाता था, जिन्हें क्या कहा जाता था? उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन, काले और लाल बर्तन, विचित्र धूसर मृतभांड, और काले और हरे बर्तन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काले और लाल बर्तन। महापाषाण में मृतकों को विशिष्ट बर्तनों से दफनाया जाता था, उसको क्या कहा जाता है? काले और लाल बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। कथन है कि महाजनपदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की, और कारण है कि जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अवसर आधारित दान, विशाल किलों के निर्माण और बड़ी स्थायी सेनाओं के रखरखाव की संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसका सही आंसर क्या होगा? ये दोनों सही है। कथन भी सही है और कारण भी सही है, और व्याख्या भी कर रहा है। महाजनपदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की थी, और कारण है कि जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अवसर आधारित दान, विशाल किलों के निर्माण और बड़ी अस्थायी सेनाओं के रखरखाव की संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर महान किस नदी के तट पर पहुंचा था, जिसके बाद उसके सैनिकों ने और आगे जाने से पूर्व की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया था? झेलम है, ब्यास है, सतलुज है,
या फिर सिंधु है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सिकंदर महान ब्यास नदी के तट पर पहुंचा था, जिसके बाद उसके सैनिकों ने और आगे पूर्व की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वज्जी संघ की सभाओं में भाग लेने से किन समूहों को सख्ती से बाहर रखा गया था? ऑप्शन ए है विदेशी और व्यापारी, ऑप्शन बी है महिलाएं, दास और कर्मकार, ऑप्शन सी है युवा राजा और सैनिक, और ऑप्शन डी है पुरोहित और भिक्षु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें महिलाएं, दास और कर्मकार, वज्जी संघ की सभाओं में भाग लेने के लिए महिलाएं, दास और कर्मकार को सख्ती से बाहर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? मध्यम निकाय में, अंगुत्तर निकाय में, दीघ निकाय में या फिर विनय पिटक में? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा दीघ निकाय, ऑप्शन नंबर सी। वज्जी संघ का वर्णन दीघ निकाय में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। कथन है कि महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। और कथन नंबर 2 है कि अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों। मतलब कि महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी उत्तर वैदिक काल में, और वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। दूसरा कथन है कि धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया। दोनों में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? सत्य है या असत्य है, ये क्वेश्चन में आप लोग को ध्यान से देखना है। यहाँ पर असत्य दिया हुआ है, इस बात को ध्यान से देखना है। तो कौन सा कथन असत्य है? ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? ऑप्शन फर्स्ट, गैरिक मृत भांड, सेकेंड विचित्र धूसर मृत भांड, थर्ड कांस्य का मृत भांड, या फिर लास्ट डी लोहे से बना मृत भांड। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, विचित्र धूसर मृत भांड। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए विचित्र धूसर मृत भांड का प्रयोग किया जाता था। प्रश्न संख्या 30 पे आ गए हैं हम लोग कि अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? कथन फर्स्ट है कि अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है, और दूसरा है कि इसे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है। कौन सा कथन सत्य है? तो केवल फर्स्ट जो है ये सत्य है। अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है,
लेकिन इसे ब्राह्मी भाषा में नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद का क्या अर्थ होता है? जनपद का अर्थ क्या होता है? जन का राजा, जन के बसने की जगह, जन का नेता या जनों में प्रतिष्ठित व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जन के बसने की जगह। जनपद का अर्थ क्या होता है? जन के बसने की जगह। क्वेश्चन नंबर 32, महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 3000 साल पहले, 2500 साल पहले, 2000 साल पहले, 3500 साल पहले। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2500 साल पहले। 2500 साल पहले महाजनपदों का उद्भव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन की शाखा को उसके संस्थापक से मिलाना है। एक तरफ भारतीय दर्शन है और एक तरफ संस्थापक है, मिलाइए। वैशेषिक कनाद, वैशेषिक को किससे मिलाना है? कनाद से। और योग पतंजलि, सांख्य कपिल मुनि और पूर्व मीमांसा जैमिनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वैशेषिक 1 का डी, 2 का सी और 3 का बी और 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 पे आ गए हम लोग। तो पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पाणिनि के संबंध में, उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया है, उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। कौन सा सही होगा कथन? कथन नंबर पहला ये सही होगा, उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया है। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वैशाली में, सारनाथ में, राजगृह में, पावापुरी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 36 है कि बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है कि बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा या लालसा को बताया। कथन 2 है कि उन्होंने कहा आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या दिया हुआ है, सत्य या फिर असत्य। तो इसका दोनों सत्य है। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा लालसा को बताया था और उन्होंने कहा कि आत्मसंयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद शब्द का सही अर्थ क्या है? सामने बैठना, गुरु के समीप बैठना, भाषा का संपूर्ण ज्ञान होना या फिर ज्ञान में श्रेष्ठ होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु के समीप बैठना। इसका राइट आंसर गुरु के समीप बैठना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? जैमिनी ने, वासुमित्र ने, पाणिनि ने, कपिल ने। तो संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की? पाणिनि ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? संस्कृत में, पाली में,
प्राकृत में या फिर खरोष्टी में? स्वामी महावीर। तो स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? प्राकृत में। ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, या फिर साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। कौन सा कथन सत्य है? तो कथन दोनों सत्य है। जैन धर्म में क्या हुआ था कि मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था और साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन। तो नियमों का संकलन किसमें किया गया है? विनय पिटक में। ऑप्शन नंबर डी, विनय पिटक में संघ में रहने वाले भिक्षु, बौद्ध भिक्षु के लिए नियमों का संकलन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? ध्यान देना है कि सही नहीं है। कथन पहला है कि संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। दूसरा है कथन कि सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। तीसरा है संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। या फिर ऑप्शन लास्ट डी नंबर है कि विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो बौद्ध संघ के संदर्भ में कौन सा सही कथन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ना कि विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। बिना अनुमति के संघ में प्रवेश वर्जित था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 43 पे हम लोग आ गए। महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महायान ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे, या फिर इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। कौन सा कथन सत्य है? दोनों कथन सत्य है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे, ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे और इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था। कौन? महायान। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे। बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थे। वे भारत के बाहर जापान, चीन, दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए। कौन सा कथन सत्य है? ध्यान देना है, क्या पूछा जा रहा है? कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि दूसरा और तीसरा। बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थे और वे भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? आनंद, नागार्जुन, वसुमित्र या फिर अश्वघोष? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बुद्धचरित के रचनाकार कौन थे? अश्वघोष। बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित के रचनाकार का नाम क्या है? अश्वघोष। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 कि बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन है पहला कि बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। और कथन 2 है कि इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आप लोग को ध्यान देना है कि क्या दिया हुआ है, कौन सा कथन सही है। तो दोनों कथन सही है, पहला भी और दूसरा भी। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला था और इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा। प्रश्न संख्या 47 है कि प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था क्या? वृत्तप्रद, प्रदक्षिणा, बौद्धक्षिणा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रदक्षिणा। क्या बोला जाता था? प्रदक्षिणा। प्रश्न संख्या 48 है कि साम्राज्य में ऐसी कौन सी सामाजिक और धार्मिक समस्याएं थी जिन्होंने अशोक को परेशान किया और उन्हें धम्म के प्रचार के लिए प्रेरित किया? कथन पहला है कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच आपसी संघर्ष। कथन 2 है दासों और सेवकों के साथ दुर्व्यवहार। कथन तीसरा है परिवारों और पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़े। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है और सही उत्तर को चुनना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा तीनों। पहला में क्या दिया हुआ है? विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच आपसी संघर्ष और दासों और सेवकों के साथ दुर्व्यवहार और फिर परिवारों और पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़े। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 है कि यह एक विशाल और सुंदर नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। यहाँ 2 और 3 मंजिला मकान लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। पाटलिपुत्र की इस भव्यता और वास्तुकला का वर्णन करने वाला उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस प्राचीन यात्री द्वारा लिखा गया था? मेगास्थनीज, फ्रैक्सियन जिसको फाहियर भी बोलते हैं, ऑप्शन सी है वेनसांग और ऑप्शन डी डायमाचस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। राइट आंसर मेगास्थनीज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 पे हम लोग आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य काल के दौरान करों और नजराने के बीच के अंतर को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता? ए, कर दृश्यमान थे, नजराना अनिवार्य था। बी, कर भौतिक वस्तुएं थी, नजराना पूरी तरह नगद था। सी, कर नियमित थे, नजराना अनियमित था और कमोबेश स्वेच्छा से दिया जाता था। या फिर ऑप्शन डी है कर वनवासियों द्वारा चुकाए जाते थे और नजराना नगरवासियों द्वारा चुकाया जाता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कर नियमित थे, नजराना अनियमित था और कमोबेश स्वेच्छा से दिया जाता था।
प्रश्न संख्या 51 है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में निम्न में से कौन सा नगर उत्तर, पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का प्रमुख मार्ग था? उज्जैन, कलिंग, तक्षशिला या फिर लुम्बिनी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुम्बिनी। मौर्य साम्राज्य में लुम्बिनी उत्तर, पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का प्रमुख मार्ग था। प्रश्न संख्या 53 कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था उसका नाम क्या था? हजार दिनारी, वेनसांग, डाइमेकस या फिर मेगास्थनीज? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। प्रश्न संख्या 54 निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? ऑप्शन नंबर ए है कुषाण, हिंद, पार्थियन, शक, हिंद यवन। ऑप्शन बी है हिंद यवन, कुषाण, शक या फिर हिंद पार्थियन। ऑप्शन सी है हिंद यवन, शक, हिंद पार्थियन, कुषाण या फिर ऑप्शन नंबर डी है हिंद यवन, हिंद पार्थियन, शक या कुषाण। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले कौन आया था विदेशी आक्रमणकारी? हिंद यवन, शक, हिंद पार्थियन और फिर कुषाण। प्रश्न संख्या 55 अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? क्या इसको दुर्गपाल या फिर धम्म महामात, आटविका या फिर महामात के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धम्म महामात के नाम से इसे जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन पहला है कि अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। कथन दूसरा है कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। कथन तीसरा है अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। कौन सा कथन सही है? क्या कथन पहला सही है केवल, या फिर केवल दूसरा, या फिर केवल पहला और तीसरा, या फिर सभी पहला, दूसरा और तीसरा? कौन सा कथन सत्य है? तो पहला और तीसरा। पहला में क्या दिया हुआ है? अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की, सही है। और तीसरा है कि अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो ये दोनों कथन सत्य है, जो आप लोग को ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 निम्नलिखित में किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? कंधार में, ब्रह्मगिरी में, जौगढ़ में, गिरनार में या फिर लुम्बिनी में? कौन सा कूट सही है? पहला है ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा है दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। और ऑप्शन तीसरा है तीसरा, चौथा और पांचवा या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी।
कंधार, ब्रह्मागिरी, जौगढ़, गिरनार, लुम्बिनी, ये सभी स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 58 कि अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? सीरिया में, मिस्र में या श्रीलंका में, या फिर उपरोक्त सभी में भेजा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। सीरिया में, मिस्र में और श्रीलंका में, तीनों में अशोक ने धम्म के विचारों को प्रचारित करने के लिए अपने राजदूत को भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता? राज्यपाल, जिसको गवर्नर बोलते थे, या फिर कोषाध्यक्ष, दुर्गपाल, या फिर मंत्री परिषद अध्यक्ष? तो राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? राजकुमारों को गवर्नर का पद दिया जाता था, राज्यपाल का पद दिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास के संदर्भ में कैडेसियर और अधिमय शब्दों का प्रयोग प्रायः निम्नलिखित में से किस श्रेणी को दर्शाने के लिए किया जाता था? ऑप्शन ए है समुद्री व्यापार का संचालन करने वाले व्यापारी संघ के लिए। ऑप्शन बी है कर संग्रह के लिए उत्तरदायी ग्राम मुखिया के लिए। ऑप्शन सी है भूमिहीन कृषि मजदूर और दास के लिए, या फिर ऑप्शन डी है उन्नत सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने वाले बड़े भूस्वामी के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भूमिहीन कृषि मजदूर और दास के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर का कि संगम मूवेंदार द्वारा धन और संपत्ति एकत्र करने के तरीके के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है वे हर महीने नियमित कर वसूलते थे। ऑप्शन बी है वे नियमित कर नहीं वसूलते थे, इसके बजाय वे उपहार और भेंट लेते थे। ऑप्शन सी है वे केवल विदेशी व्यापारियों से कर लेते थे, या फिर ऑप्शन डी है वे आम लोगों से उपहार स्वीकार नहीं करते थे। कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वे नियमित कर नहीं वसूलते थे, इसके बजाय वे उपहार और भेंट ले लिया करते थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वे नियमित कर नहीं वसूलते थे, इसके बजाय वे उपहार और भेंट स्वीकार कर लेते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश था? पांड्या, चेर, कुषाण, सातवाहन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण। राइट आंसर कुषाण। कुषाण सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? सोना की, रेशमी वस्त्र की, काली मिर्च की, आहत सिक्के की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली मिर्च। रोमन साम्राज्य में भारत के काली मिर्च की सबसे अधिक मांग थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तेलुगु से, तमिल से, संस्कृत से, या फिर पाली से? संगम साहित्य। संगम साहित्य तमिल। संगम साहित्य किससे संबंधित है? तमिल से। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कब शुरू हुआ था? 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, या फिर 4000 साल पहले? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3000 साल पहले उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? कुषाण, सातवाहन, चोल, या फिर चेर? अब
आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सातवाहन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन। दक्षिणापथ के स्वामी किसको बोलते हैं? सातवाहन को। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? राजगृह, अमरावती, मथुरा या फिर कंधार? तो दूसरी राजधानी कुषाणों की कहाँ थी? मथुरा में। दूसरी राजधानी मथुरा में थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है या फिर पुदुचेरी में है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर डी। अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन कहाँ है? पुदुचेरी में। अब हम लोग प्रश्न संख्या 69 पे आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 69 में क्या है? आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन पहला है कि आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे। दूसरा है आहत सिक्के को सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था। या फिर तीसरा, यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे। कौन सा कथन गलत है? ध्यान देना है कि क्या दिया हुआ है, कौन सा कथन गलत है। हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना है कि सत्य पूछ रहा है या फिर गलत पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। आहत सिक्के को सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था, ये बात गलत है। ऑप्शन पहला जो है आहत सिक्का का सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे, ये सत्य है। और यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे, ये बात भी सत्य है। तो असत्य पूछ रहा था, तो असत्य क्या हो जाएगा? आहत सिक्के को सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था। प्रश्न संख्या 70 है कि मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? सुनारों का, लोहार एवं बुनकरों का, टोकरी का मतलब टोकरी एवं माला बनाने वालों का, या फिर उपरोक्त में से सभी? तो मथुरा के अभिलेखों में किसका उल्लेख मिलता है? उपरोक्त में से सभी का उल्लेख मिलता है। सुनार का भी मिलता है, लोहार का भी मिलता है और टोकरी एवं माला बनाने वालों का भी मिलता है। प्रश्न संख्या 71 है कि प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? आश्वासन, सफलता, प्रशंसा या फिर स्वीकृति? प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा, ऑप्शन नंबर सी। 72 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? देवदत्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, विष्णुगुप्त ने या फिर हरिसेन ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिसेन, ऑप्शन नंबर डी। समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? हरिसेन ने। 73 नंबर क्वेश्चन है कि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? 10, 12, 16 और 9? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? 12। प्रश्न संख्या 74 है कि विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कनिष्क या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय।
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम संवत की शुरुआत को जोड़कर देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय, समुद्रगुप्त, कीर्तिवर्मन या फिर दंती दुर्ग? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है, ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। ऑप्शन बी, गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन सी, नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया। और ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किया। कौन सा कथन सत्य नहीं है, असत्य कथन है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई, ये कथन असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने दिल्ली के महरौली के लौह स्तंभ में निम्नलिखित में से किस शासक का जिक्र किया गया है? चंद्र का, शिव का, रुद्रदामन का या फिर कनिष्क का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्र का। 1500 वर्ष पूर्व बने दिल्ली के महरौली के लौह स्तंभ में चंद्र का जिक्र किया गया है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ काव्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ रचनाकार। पहला है कि आर्यभट्टियम आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। मणिमेखलई इलांगो, मेघदूत कालिदास, शिल्पादिकारम इलांगो। कौन सा मिलान गलत है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मणिमेखलई इलांगो के द्वारा नहीं लिखा गया था और सारा मिलान सत्य। नेक्स्ट प्रश्न है 79 नंबर का कि धातु मंजूषा एक तरफ शब्द है और दूसरी तरफ अर्थ है, उसको कौन सा सुमेलित नहीं है वो देखना है। धातु मंजूषा अवशेष या मूल्यवान वस्तुओं को रखने का पात्र था। दूसरा है दक्षिणापथ स्तूप के चारों ओर परिक्रमा हेतु मार्ग था। वेदिका गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर है या फिर तोरण स्तूप या वेदिका का अलंकृत प्रवेश द्वार है। कौन सुमेलित नहीं है? तो सिर्फ तीसरा, केवल तीसरा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ना, केवल तीसरा, यही राइट आंसर होगा। वेदिका गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर, ये गलत मिलान किया हुआ है। आज का लास्ट आखिरी प्रश्न है कि महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इन मंदिरों का निर्माण एक ही विशाल चट्टान को तराश कर किया गया था। दूसरा कथन है कि इनके निर्माण में नीचे से ऊपर की ओर पत्थरों को जोड़ा जाता है। और ऑप्शन तीसरा है कथन कि ये ईंट निर्मित मंदिरों के निर्माण पद्धति की दृष्टि से भिन्न थे। कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, ये पहला और तीसरा सही है। मतलब कि इन मंदिरों का निर्माण एक ही विशाल चट्टान को तराश कर किया गया था और ये ईंट निर्मित मंदिरों से निर्माण पद्धति की दृष्टि से भिन्न थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 6 का इतिहास का सारे प्रश्न को देख चुके हैं। इस तरह से हम लोग पूरा इतिहास का क्लास 7 का, क्लास 8 का, इस तरह करते करते 9th 10th सारा देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।